नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। तो कल मैंने इसका पार्ट फर्स्ट करवाया था, जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी लेखपाल के लिए या यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए एक सीरीज़ चलाई गई है, जो घटना चक्र की प्रीवियस जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आपको इसके माध्यम से कराऊंगी। तो आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए भी यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कल मैंने जैन धर्म तक करवा दिया था कंप्लीट। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्टार्ट होने वाला है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश से यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र या तुर्की? तो जो मेगस्थनीज था वो ग्रीस का था। कहाँ का था मेगस्थनीज? ग्रीस का था। तो आज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस यानी कि यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। दूसरा क्वेश्चन, मेगस्थनीज किस राजा के दरबार में भारत आया या किसके शासनकाल में भारत आया? तो वो आया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन गए कि इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। कहाँ से आया था? ग्रीस से आया था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है, विकास विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो मुद्रा राक्षस लिखी गई है संस्कृत में। और लिखी किसने है? विशाख दत्त ने। ठीक है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी चौथी रचना चौथी शती के उत्तरार्ध अथवा एवं 5वीं शती के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मुद्रा राक्षस संस्कृत में थी, ठीक है, तो उसका हिंदी में जो अनुवाद किया वो किसने किया? वो किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। तो ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगता है वो क्या है कि नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है। कहा किसने है? विशाख दत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें या 13वें? तो वो हो जाएगा आंसर 13वें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ग्राम विकास परीक्षा अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए, उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत जो था उसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोसली? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली थी और पूर्वी प्रांत जो था वो उसकी राजधानी तोसली थी। उसकी राजधानी भी क्या थी? कलिंग जो था, मतलब कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक है, अशोक के आक्रमण के दौरान की बात हो रही है। तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी और बाद में जो कलिंग के अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित हुए, जो उत्तरी केंद्र था उसकी राजधानी फिर तोसली बना दी गई। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होगा। निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुजर,
कर्नाटक या कामरूप। तो इसका आंसर आ जाएगा कामरूप, जो अशोक के साम्राज्य में नहीं था। उपयुक्त विकल्प में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त की 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति, जो लिखा किसने था, हरिशेन ने, उसमें मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आ जाएगा, जो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था वो शाहबाजगढ़ी के शिलालेख में। ठीक है। अशोक के 14 वृहत शिलालेख विभिन्न राज्याज्ञाएं, यानी कि जिन्हें हम शासनादेश बोलते हैं, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन कि जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख है वो कौन सी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, जो ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? आंसर आ जाएगा 13। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय, यानी कि जो राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है, इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है या बारादरी है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्तंभ। स्तंभ मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एक ये देख लेंगे, अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, ये सारनाथ। तो अशोक का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ था वो सारनाथ में था। अब देख लेते हैं, सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है। ठीक है, यानी कि सारनाथ का जो स्तंभ है वो अशोक ने बनवाया था। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर या युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर। तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? वो थी कृषि अर्थव्यवस्था पर। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था, तो ये बात याद रखेंगे कि मौर्य अर्थव्यवस्था में भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनामप्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष को, अशोक को, कनिष्क को या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो आंसर है अशोक को, क्योंकि देवनामप्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। तो अशोक के 2 नाम कौन कौन से हो गए? देवनामप्रिय और प्रियदर्शी। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदगोलम के अभिलेखों में मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं गुप्त वंश पर। गुप्त वंश में पहला क्वेश्चन है, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार या पृथ्वीराज चौहान? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सबको पता भी होगा कि कालिदास और वराह मिहिर विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं नवरत्नों की, तो इसमें कालिदास, वराहमिहिर जो हमने अभी देख लिया, इनके अलावा कौन कौन था? अमर सिंह था, धन्वंतरि, घटकपाण, छपणक, शंकु, वरुचि और बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ये बताने की कोई नीड नहीं है, सबको पता है, कालिदास है। कालिदास की जो अन्य रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतुसंहार किसकी हैं? ये सारी रचनाएं कालिदास की। ठीक है, इनको याद कर लेंगे, इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
आगे है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन सी थी? कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्ता और राजश्री या कुमार देवी। तो गुप्त काल की प्रथम वो प्रसिद्ध महिला शासक थी प्रभावती गुप्त, ठीक है। और वो कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या समुद्रगुप्त। तो क्या नहीं कहा जाता था? समुद्रगुप्त नहीं कहा जाता था, क्योंकि समुद्रगुप्त अलग थे और चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त किसके नाम थे? सभी एक जो चाणक्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे, उनके ये अन्य नाम थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि विष्णुगुप्त और स्थानीय नाम इनका चाणक्य था, गोत्र नाम कौटिल्य था, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता था, स्थानीय नाम चाणक्य था कौटिल्य का, और गोत्र नाम उनको कौटिल्य कहा जाता था, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। आगे हम हर्षवर्धन को देखते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ये अमीन परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर। तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का, ठीक है। तो हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्य भूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन कौन से 5 इंडीज थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा हुआ है वीडियो में। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। या राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो जो 5 इंडीज थे वो कौन कौन से थे? वो थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलिकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था और हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। कादम्बरी के लेखक कौन है? इसका इम्पोर्टेंट है और सबको पता है कि बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। बाणभट्ट कहाँ किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के दरबारी कवि थे और हर्ष चरित्र भी बाणभट्ट की ही रचना है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजपूत काल से स्टार्ट होता है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य? आंसर हो जाएगा तमिल साहित्य, ठीक है। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी या भद्रांचलम? चकबंदी लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में, ठीक है। आगे ये समर्पित किसको है ये और देख लेंगे। शिव को समर्पित है और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने अपनी गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगे कोड की उपाधि धारण की। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। तथा गंगे कोड चोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। आगे क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के एग्जाम में। वेलन वगाई, शाला भोगा, पल्ली छादनम या ब्रह्मदे। तो चौल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था शाला भोगा, ठीक है। क्या बोला जाता था? शाला भोगा। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लिच्छादम यानी कि पल्ली चंद्य कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेलान वगाई
कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। तो इसको याद रखेंगे, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेह और विद्यालयों की व्यवस्था के लिए शाला भोग। ठीक है। पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल? आंसर आ जाएगा गोपाल। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी? तो आंसर आ जाएगा पूर्वी। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से यानी कि बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश? तो ऑब्वियसली ये तो आप बहुत इजीली बता देंगे कि 12वीं शताब्दी में तोमर वंश होगा, क्योंकि खिलजी, सैयद और तुगलक तो उस टाइम पर थे ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और एक बात और देख लेंगे, जो तोमर वंश था, तोमर वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल भी था। ठीक है। आगे है, निम्न में प्राचीन भारत में जो विविध है वो देख लेते हैं। निम्न में किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी, रावी और व्यास। तो जो तक्षशिला शहर था वो था सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला शहर वर्तमान में पाकिस्तान में है और तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था और विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आंभी का संबंध भी तक्षशिला से ही था। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, मेहरगढ़ या भीमबेटका? तो भारत में जो नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी मिलती है वो मिलती है भीमबेटका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र ने राजवंश को पहचानना है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्हें बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का नौवां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसी के दौरान लिखे गए थे। तो आंसर आ जाएगा शुंग राजवंश। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। किसने की? किसने? बृहद्रथ ने। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से लिख लें और अपने पास शॉर्ट में नोट कर लें। ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये एंशियंट जो हिस्ट्री थी और जितने आए हुए क्वेश्चन से यूपी ट्रिपल एससी में कंप्लीट हो जाते हैं। कल मिलते हैं मिडिएवल हिस्ट्री के साथ, मध्यकालीन भारत उसमें कवर कराया जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं और पसंद आया है मेरा एफर्ट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।